हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का हमारा चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज। ये दो पार्ट्स का एक्चुअली चैप्टर बना हुआ है। मतलब एक चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज वाला पार्ट और एक है आपका इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस वाला पार्ट। तो ये जो इक्वेशंस वाला पार्ट है हम ग्रेजुअली शिफ्ट होने वाले हैं उसी पर अभी फिलहाल हम इसी पर बेस्ड हैं, रेशियोज और आइडेंटिटीज से रिलेटेड चैप्टर पर। यानी इस चैप्टर का ये जो हिस्सा है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े ना, अगर उनमें कंडीशंस लगा दी जाए, मतलब उनमें कुछ एंगल्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए तो वो कैसे कन्वर्ट होकर निकल के आती हैं, उन पे हम बातें करने वाले हैं आज के लेक्चर में। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यानी हम आपसे कभी भी सब्सक्रिप्शन कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई ट्रायल वर्जन जैसा नहीं है कि 2 लेक्चर्स दिखाने के बाद 3rd लेक्चर से आपसे कोई फी ली दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, पूरे तरीके से एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। मतलब आप किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल आपके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, SSC, CUET, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। आई होप इसी के साथ अब हम अपना लेक्चर पार्ट 1 शुरू कर सकते हैं। और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं हमारा ये जो मॉड्यूल है IIT JEE वाला जो मॉड्यूल है मैग्नेट ब्रेन्स का, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें डिलीवर करता है। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल्ड, एकदम कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं, जिसमें हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स आपके लिए रखते हैं, ताकि हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि एप्लीकेशन के टर्म्स में विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर पाएं। यानी हमारा मोटिव होता है कि आपको हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी पर फोकस करें, ताकि जहां एग्जाम में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस फेस करने हैं उनसे आप अच्छे से वाकिफ हो पाएं और उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट और डील कर पाएं और कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएं। हर टॉपिक को और कंसोलिडेट बनाने के लिए हमारा मोटिव रहता है कि हर टॉपिक के कंप्लीशन पर आपको एक DPP प्रोवाइड की जाए, उसमें आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उस टॉपिक को और मजबूत बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स उस DPP के बाद उस DPP का सोल्यूशन भी हम आपके लिए रिलीज करते हैं, ताकि उस सोल्यूशन के थ्रू आप उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को और कंसोलिडेट करके नई नई अप्रोचेस, नए नए पर्सपेक्टिव्स डेवलप कर पाएं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं। मतलब हर चैप्टर पर आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएं, ताकि हर एक चैप्टर पर एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको एक्सपोज करें, ताकि आप एग्जाम में हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को फेस कर पाएं और हर तरह के क्वेश्चंस को, चैलेंज को अटेम्प्ट कर पाएं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम JEE मेंस और एडवांस में पूछे गए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या लेवल होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और वही सारी कहानी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आती चली जाएगी स्टेप बाय स्टेप। हम ये भी इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स कि आपके डाउट्स भी अनएड्रेस्ड ना जाए, मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा आस्क योर डाउट, या फिर वेबसाइट पर आपको एक बटन दिखाई देगा आस्क योर डाउट। वहाँ क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर प्रॉपर रिजोल्यूशन में ठीक ब्राइटनेस के साथ अच्छे से क्रॉप करके सही रिमार्क डाल के आप हमें अपना डाउट फॉरवर्ड करिए, हम वो भी डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ कोई भी अगर कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, हम वो भी आपके रिजॉल्व करते रहेंगे और आपकी सारी चीज़ों को टाइम बाय टाइम, जब भी जिस भी फैकल्टी को वक्त मिलता है, आपकी सारी परेशानियों को रिजॉल्व करते रहेंगे, ताकि एकेडमिकली आप पूरे फोकस और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके एग्जाम के वक्त आपके 1 शॉट रिविजन क्रिएट हो हर एक चैप्टर के, ताकि आप हर चैप्टर को कॉन्फिडेंटली रिवाइज कर जाएँ, ताकि कोई भी एंजाइटी जैसा कुछ ना रहे कि ये चैप्टर हुआ या नहीं, इसका रिविजन किया है नहीं। तो हर एक चैप्टर अच्छे से बिल्कुल हम करेंगे और उसके 1 शॉट रिविजन के थ्रू उसे और अच्छे से रिवाइज करके काफ़ी सारे नए न्यूमेरिकल्स के थ्रू और कंसोलिडेट करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपकी एक और चीज़ इंश्योर कर ली जाएगी कि आपको हम कई सारे मॉक्स के थ्रू उस एक्चुअल एग्जाम की तैयारी कई दफ़ा करवा चुके होंगे। तो जो भी गलतियाँ आप मेन एग्जाम में करने वाले थे, वो सारी गलतियाँ आप यहीं फेस कर चुके होंगे, सारे चैलेंजेस आप देख चुके होंगे, अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर चुके होंगे और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप मेन एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल लेकर आता है। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी इंश्योर करेंगे कि हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दें, ताकि आप अपने खुद का सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ, सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ और खुद को इवैल्यूएट करके देख पाएँ कि आप उस चैप्टर में कहाँ स्टैंड करते हैं, ताकि कहाँ पे और काम कर लेने की ज़रूरत है। खुद का एनालिसिस हो जाएगा कि इस चैप्टर में इस चीज़ पर और वर्क करने की ज़रूरत है, इसे थोड़ा और रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये पूरा पार्ट आप चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट लेक्चर में
कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था सीरीज को लेकर जो था उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आई होप इस क्वेश्चन को अगर हमें समझना है तो एक शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे इसे वर्कआउट किया जा सकता है। अगर एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद है, जो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, स्टूडेंट्स याद करिएगा, जो हमने पढ़ रखा है बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट कि सर अगर हमें कभी कुछ ऐसा दिखता है cos A है ना, फिर यहाँ पर कुछ दिखता है, मतलब अगर ये हमारी सीरीज़ में दिख रहा है, मतलब एंगल्स अगर एक जीपी में चल रहे हैं और वो जीपी का जो कॉमन रेशियो अगर वो 2 है, मतलब अगर यहाँ पे मुझे फिर दिखता है 2a, फिर अगर सर हमें यहाँ दिखता है 2 की पावर 2 है ना a, और ऐसे कहानी चलती चली जाती है और जो फाइनल टर्म हमें मिलती है और ये सब प्रोडक्ट में है ना, अगर ऐसा दिखता है 2 की पावर n-1 टाइम्स a, तो हम इसे क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? बाय द वे माइंड यू एवरीवन, दिस इज n-1 टाइम्स a है ना, पावर है n-1 ऐसा a। तो सर अगर हमें 3 चीज़ें अश्योर्ड हो, आई होप आपको लास्ट लेक्चर से सारी बातें याद है, हमने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें सीखी कि सर अगर ये प्रोडक्ट में है, यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और जो आपका कॉमन रेशियो है अगर वो 2 है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बजाय बार बार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के। और उसे आप कैसे करते हैं स्टूडेंट्स याद करिए, सर आप उसे लिखते हैं साइन ऑफ 2 टू द पावर n a, आई होप ये बात आपको याद आ रही होगी, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n टाइम्स साइन a। आई होप ये बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको लास्ट लेक्चर से याद है। यही कहानी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और इसे अच्छे से कंसोलिडेट करेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या क्वेरी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो एक बार ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार ट्राई करें और जो मैंने हिंट आपको देने की कोशिश की है उसके थ्रू इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप ये क्वेश्चन आपने स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट किया और जैसा हमारा प्रोटोकॉल है आपने कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताया होगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है और कैसे से वर्कआउट किया। मैं एक हिंट देता हूँ स्टूडेंट्स, हिंट ये है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक थॉट लेकर आता हूँ, थॉट ये है स्टूडेंट्स कि क्या हम थोड़ी देर के लिए पाई बाई 11 को कुछ एक एंगल ज्यूम कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट अल्फा फॉर अ वाइल। अगर मैंने π/11 को अल्फा कहा तो क्या आप मुझे बता सकते हो 2π/11 कितना होगा? सर 2π/11 क्लियरली विल बी नथिंग बट व्हाट, 2π/11 को आप कहेंगे 2 अल्फा। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर इसी के साथ साथ अगर ये 3π/11 था, जो थर्ड एंगल है 3π/11, इसे आप क्या लिखेंगे? आई होप आई नीड नॉट टेल यू, 3π/11 को आप क्या लिख सकते हैं? सर आप इसे लिख सकते हैं 3 अल्फा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 3 अल्फा के बजाय मैं इसे कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसी बात को थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुना, बहुत मज़ेदार सी बात है जो हिंट आपको देने की कोशिश की गई है। आप इसे देखो स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास लिखा हुआ है कॉस ऑफ 3π/11। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इसे कुछ और लिख सकता हूँ? क्या हम इसे कुछ और तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं? सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर सर आप इसे लिखना चाहें तो एक और मज़ेदार तरीके से आप इसे लिख सकते हो। आप चाहें तो इसे लिख सकते हो, बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैंने लिखना चाहा तो क्या आपको पता है कि सर कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? पहले इस बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला दिलाता हूँ तो सर हमने पढ़ा है कॉस पाई माइनस थीटा, इस तरफ क्यों ले जाना चाह रहा हूँ आपको अभी स्ट्राइक होगा। पाई मतलब क्या स्टूडेंट्स याद करिए, पाई मतलब सर आपका यहाँ से यहाँ, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। पहली बात तो पाई की वजह से कॉस ही रहेगा यानी कॉस, लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव हो जाता है यानी माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूँ तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई कभी पूछे कि कॉस पाई माइनस 3π/11 कितना होता है तो आप इसे क्या लिखेंगे? सर हम इसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे अगर हमारे लॉजिक से कहना चाहूँ तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? मैं इसे बेशक लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस, इसे भूल जाओ अभी, बस इसे देखो। अगर मैं इसे लिखना चाहता तो क्या लिखता? सुनिएगा बहुत ध्यान से, 11π माइनस 3π, 11 - 3 कितना होता है? क्लियरली 8, यस क्लियरली 8, तो ये हो जाने वाला है 8π/11। लेकिन ऑफ कोर्स विद मतलब अभी फिलहाल तो मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ क्वाड्रेंट थ्योरी वाला। तो 11π माइनस 3π यानी कितना? 8π। तो क्या मैं इसे कॉस 8π/11 लिख सकता हूँ? लेकिन बेशक सर अगर आप क्वाड्रेंट थ्योरी से अगर देखें तो क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग पाई माइनस एन एंगल, तो पाई में से सब्ट्रैक्ट किया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो हो जाने वाला है माइनस कॉस 3π/11। मतलब आपसे बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि क्या आप अगर ये नेगेटिव साइन वहाँ शिफ्ट कर दें तो cos 3π/11 को माइनस cos 8π/11 से शिफ्ट कर सकते हो। मतलब इसी क्वेश्चन को मैं अगर रीराइट करना चाहूँ तो एक क्वेश्चन अब नई लैंग्वेज में हम कैसे लिख रहे होंगे? सुनिएगा ध्यान से। पहली स्टेप तो थी cos π/11, तो ऑफकोर्स सर ये तो लिखा हुआ था cos π/11, इसे ऐसा ही रखते हैं। अगली जो टर्म थी वो क्या थी स्टूडेंट? सर जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी आपकी cos 2π/11। ठीक है सर, ये कितना था स्टूडेंट? सर ये था cos 2π/11। बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट टर्म आ रही थी सर वो भी बड़ी मज़ेदार सी है। क्या मज़ेदार सी है? cos 3π/11 को हमने शिफ्ट किया, cos 3π/11 को हमने प्लेस किया माइनस cos 8π/11 से, यानी इस क्वेश्चन में cos 3π/11 को मैंने रिप्लेस किया cos ऑफ
8 पाई बाई 11 से। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू ऑल, और ये बात आपको यहाँ तक समझ आ रही है। इसी के साथ साथ थोड़े और माइन्यूट से चेंजेस मैं लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अगर इसी के साथ एक और स्टेप को वर्कआउट किया तो सर ये लिखा हुआ है cos 4 पाई बाई 11, ठीक है, इसे ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। इससे ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप अभी रियलाइज़ करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कितना सर ये लिखा हुआ है cos 4 पाई बाई 11। आई होप यहाँ तक कोई बातों में कन्फ्यूजन नहीं है। और इसी के साथ एक और स्टेप लिखी हुई है सर, क्या वो जो लिखी हुई है स्टेप वो है cos 5 पाई बाई 11। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट सर, ये लिखा हुआ है cos 5 पाई बाई 11। इससे हम अभी बाद में रिजॉल्व करेंगे या वर्कआउट करेंगे, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम आपकी सहूलियत के लिए इसे लिख देता हूँ, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, cos 5 पाई बाई 11। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसे आप इजीली समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। बस एक नेगेटिव साइन नया इंट्रोड्यूस हुआ है। अब अगर मैं चीज़ें आपके सामने लिखना चाहूँ तो ऐसा क्यों किया, उस पर ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने सर पाई बाई 11 को माना था अल्फा, अगर आपने कहा था, आई होप यू रिमेंबर, पाई बाई 11 को हमने कहा था अल्फा, तो 2 पाई बाई 11 हो जा रहा था 2 अल्फा। तो आई नीड नॉट टेल यू कि cos 8 पाई बाई 11, अगर मैं आपसे पूछता कि आप 8 पाई बाई 11 के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप उसे कहेंगे 8 अल्फा। ये सब क्यों किया जा रहा है, इससे बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये सब करने के पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल सा है। ये आ रहा है कितना, cos अल्फा। ये कितना आ रहा है स्टूडेंट सर, आप इसे लिखेंगे cos अल्फा। बहुत ध्यान से सुनते चाहिए, नेगेटिव साइन ऑलरेडी है जिसको हम बाद में डील करेंगे, ऑल्दो नेगेटिव साइन एक लगा के चलते हैं। ये कितना है स्टूडेंट्स, cos 2 पाई बाई 11, यानी ये हो जा रहा है सर cos 2 अल्फा। ये हो जा रहा है cos 2 अल्फा। अभी इसे लिखने से पहले क्या मैं इसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, cos 4 पाई बाई 11, यानी क्या हो जा रहा है cos 4 अल्फा, है ना। क्या cos 4 अल्फा को स्टूडेंट्स क्या हम 2 स्क्वायर टाइम्स अल्फा लिख सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है और कुछ स्ट्राइक कर रहा है। और cos 8 पाई बाई 11 को cos 8 अल्फा, और 8 को मैं 2 क्यूब, यानी क्या मैं इसे cos 2 क्यूब टाइम्स अल्फा लिख सकता हूँ। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स एक cos 5 पाई बाई 11 भी है, जैसे आप चाहें तो cos 5 अल्फा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसे अगर cos 5 पाई बाई 11 भी लिखना चाहें, लिखे रहने देना चाहें, तो लिखा रहना दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और जो छोटी सी चीज़ आ रही है वो उसे मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, cos 5 पाई बाई 11, या फिर आप लिखना चाहें तो cos 5 अल्फा भी लिख सकते हो। मैं आपसे बस छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि cos 5 अल्फा और माइनस साइन को अगर थोड़ी देर के लिए इफ आई कीप असाइड, अगर इन सारी बातों को अलग रखते हुए मैं बस थोड़ा सा फोकस इन सारी चीज़ों पर करूँ, कौन सी, cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 2 स्क्वायर अल्फा और cos 2 क्यूब अल्फा। ये cos अल्फा मतलब क्या, 2 की पावर 0, cos 2 अल्फा मतलब क्या, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 क्यूब। आपको क्लिक कर रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, बड़ी सिंपल सी बात याद करें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है। इस तरीके से अगर 2 टू द पावर n-1 a तक ये प्रोडक्ट आए, जहाँ पे एंगल्स अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जिनका कॉमन रेशियो 2 हो, तो हम उससे लिखते हैं sin 2 टू द पावर na अपॉन 2 टू द पावर n टाइम्स साइन a। बस यही बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इससे लिखना चाहें तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं इन बेटर लैंग्वेज लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, माइनस ऑफ cos अल्फा cos 2 टू द पावर 1 अल्फा 2 टू द पावर 2 अल्फा 2 टू द पावर 3 अल्फा। तो n-1 की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी 4। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, साइन ऑफ 2 टू द पावर 4। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। क्यों लिखा, क्योंकि 2 क्यूब पे कहानी खत्म हो रही है। 2 टू द पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सर अगर आप लिखना चाहें इसे तो आप लिखोगे 2 टू द पावर 4 टाइम्स साइन अल्फा। सर इसके साथ एक छोटा सा ऑपरेशन और, आप cos 5 अल्फा और लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनटू में cos 5 अल्फा। आई होप यहाँ तक ये जो पूरा सोल्यूशन लिखा है इसमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। अब यहाँ से इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर बात करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अब क्या करना है उस पर गौर फरमाते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है सर, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 यानी क्या, मेरे ख्याल से 16, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 16। बट 16 लिखने से पहले क्या इस पर कुछ कहा जा सकता है, cos 5 अल्फा के बारे में कुछ कमेंट किया जा सकता है। सर ट्राई ज़रूर किया जा सकता है। जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 16, साइन कितना दिख रहा है 16 अल्फा, इसे थोड़ा क्लियरली लिख ही लेते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट, साइन 16 अल्फा, है ना। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस तो है ही ऑलरेडी, है ना, साइन 2 टू द पावर 4 यानी क्या 16 अल्फा, ये लिखा हुआ है 16 अल्फा इनटू, ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट सर, ये लिखा है 5 अल्फा। ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट सर, ये लिखा हुआ है cos ऑफ 5 अल्फा। और डिवीजन में क्या है, ध्यान से सुनिए सर, डिवीजन में है ये 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट 16, तो 16 टाइम्स साइन अल्फा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर अल्फा से तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है, अल्फा से तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन वर्जन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक छोटी सी सजेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि अल्फा की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी। सर अल्फा की एक्चुअल वैल्यू जो थी वो थी पाई बाई 11। अल्फा की जो एक्चुअल वैल्यू थी पाई बाई 11, क्या इससे कुछ मदद मिल सकती है, ट्राई करते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू पाई बाई 11 ट्राई करने की कोशिश की तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 11 हम रख के देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार सी चीज़ होने वाली, आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, माइनस साइन, है ना।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लिखा है 16 पाई बाई 11, आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, इनटू ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स सर, ये लिखा है कॉस 5 पाई बाई 11। बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स, है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 16 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा, अल्फा यानी क्या स्टूडेंट्स, पाई बाई 11। सर इन सारी बातों का मतलब क्या है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बस घबराना मत, बहुत ध्यान से सुनना। 16 पाई बाई 11 को मैं थोड़ा सा वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। 16 पाई बाई 11 को जब आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो इससे ध्यान से देखो, बस इस वाले एक्सप्रेशन को देखो। अभी मेरा मोटिव है आपको बस ये वाला पार्ट समझाना, अभी बस इस वाले पार्ट पे थोड़ा गौर करिए। साइन ऑफ 16 पाई बाई 11 को मैं थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इससे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 16 पाई बाई 11। अगर मैं इसे थोड़ा वर्कआउट करना चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट, साइन ऑफ 16 पाई को क्या मैं 11 पाई प्लस 5 पाई बाई 11 लिख सकता हूँ। आई होप आपको कुछ तो नजर आने लगा है कि मैं आपको किस तरफ लीड कर रहा हूँ। अगर यहाँ से देखना चाहा तो सर आप इसे लिख सकते हो साइन ऑफ, बहुत ध्यान सुनिए, 11 पाई बाई 11 दैट विल बी पाई प्लस कितना स्टूडेंट्स 5 पाई बाई 11। अगेन अगर हम क्वाड्रेंट थ्योरी यूज करते हैं तो बताओ स्टूडेंट्स, पहली बात तो पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा, तो सिग्नेचर का भी नहीं पता, लेकिन साइन 5 पाई बाई 11 आना तय है। बहुत बढ़िया, ये तो हमें दिखा। लेकिन सर पाई प्लस मतलब क्या, आप आई होप याद हो चुकी है चीज़ें, पाई है और पाई में कुछ प्लस किया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाने वाला है, नेगेटिव। तो क्या मैं साइन 16 पाई बाई 11 को साइन 5 पाई बाई 11 कर सकता हूँ? और अगर ऐसा आप कर सकते हो, अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो आपने बहुत हद तक चीज़ें वर्कआउट कर ली हैं। आप साइन 16 पाई बाई 11 को माइनस, और माइनस ऑलरेडी तो हो जाने वाला है प्लस, तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, सुनिएगा, आप इसे प्लस साइन 5 पाई बाई 11 इंटू ये कितना लिखा हो स्टूडेंट्स, कॉस 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स कितना स्टूडेंट्स, साइन पाई बाई 11 लिख सकते हो। सर कहाँ लेकर जा रहे हो आप इस क्वेश्चन के थ्रू, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या चीज़ें वर्कआउट कर लोगे आप, हमें थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप एक और छोटी सी प्रॉपर्टी जानते हो तो क्या मुझे कुछ दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। सर अगर यहाँ 2 होता तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, तो 2 लगाया जा सकता है। अगर यहाँ 2 लगाए तो बस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। सर ऐसा किया तो क्या, इससे साइन 2 थीटा बनेगा, तो न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बी साइन 2 थीटा, यानी 5 पाई बाई 11 का डबल यानी 10 पाई बाई 11। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास होगा वो होगा कितना स्टूडेंट, साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 पाई बाई 11। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। और डिवीजन में न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर में क्या है, 16 इंटू 2 32 साइन पाई बाई 11, तो ये लिखा है कितना स्टूडेंट्स, 32 साइन पाई बाई 11। अब अगर आपको मैं थोड़ी सी हिंट देना चाहूँ तो इसे और इसे ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन खत्म होने को है, या तो इसे देख लीजिए ऐसे देख लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं, साइन 10 पाई बाई 11 पे बात करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 10 पाई बाई 11, तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइन ऑफ, क्या 10 पाई को मैं 11 पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकता हूँ। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये 10 पाई बाई 11 ही लिखा हुआ है। अगर इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या मैं इसे साइन 11 से 11 डिवाइड होता है तो पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकता हूँ। आई होप आपको अब समझ आ रहे हैं हम किधर जा रहे हैं। आई होप इसके बाद अगर आप देखें सर, सबसे पहली बात तो पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा, एंगल तो वही रहने वाला है पाई बाई 11। बट अगर आप सिग्नेचर की बात करें तो वही क्वाड्रेंट थ्योरी वापस अप्लाई कर लीजिए। क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग सर पाई यहाँ हो जाए और पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन 10 पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11 के इक्वल है। अगर ऐसा कुछ है तो 10 पाई बाई 11 को क्या लिख देंगे सर, हम इसे लिख देंगे साइन पाई बाई 11। और ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हो रहा है, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 32 है और इंटू क्या लिखा हुआ है साइन पाई बाई 11। तो क्या आपको रियलाइज़ हुआ हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन खत्म होने को है, क्योंकि इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कैंसिल, बचा 32, यानी ये आंसर होगा 1/32। आई होप बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन, सोल्यूशन तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी था। ट्रिकी पार्ट ये था कि अगर आप इन एंगल्स को ध्यान से देख पाते, देखो ये सोचना कैसे शुरू करेंगे, पहले तो दिमाग में थॉट ये आएगा कि सर कॉस 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 प्रोडक्ट में है, बट ये एंगल सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, बट क्या जीपी पे बनाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर आप क्वाड्रेंट थ्योरी जानते हैं तो सर कुछ कुछ तिकड़म बढ़ाया जा सकती है। जैसे आप पहले तो ये देखोगे कि सर ये और ये तो शायद बन जाएंगे, पर ये कैसे बनेगा, तो शायद वो पाई माइनस एंगल वाला कंसेप्ट लगा लोगे तो पाई माइनस ये 11 माइनस 3 8 बन जा रहा है, तो सर उससे बन जाएगा ये भी, है ना, नेगेटिव साइन आएगा उसको देख लेंगे। और ये नहीं बन पा रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फाइनली आते आते वो पार्ट कैंसिल हो गया। और ऑफकोर्स आते आते एक छोटी सी चीज़ और ये होगी कि इसमें तो हमने हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया,
और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला और कौन सा लग गया, 2 sin थीटा cos थीटा। उसके होते होते आई थिंक बस क्वाड्रेंट थ्योरी के एप्लीकेशंस अप्लाई करते करते हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन रखने का मोटिव और इंटेंट बड़ा सिंपल सा था, मैं आपको सिखा पाऊँ कि देखो क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हैं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ नहीं है और चीज़ें इजीली वर्कआउट की जा सकती हैं। मतलब इस क्वेश्चन में मेजरली कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में पहले तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ वाला क्वेश्चन कंसेप्ट यूज़ किया है ना, जो लगना बेशक तय था। इसके अलावा हमने एक और कंसेप्ट क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स, हमने एक और कंसेप्ट जो यूज़ किया वो था हमारा क्वाड्रेंट की थ्योरी वाला, है ना, जो क्वाड्रेंट की थ्योरी वाला कंसेप्ट लगता है। इसके साथ साथ हमने कौन से कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज़ किए, कुछ आइडेंटिटी यूज़ की, है ना। तो इस तरीके से हमारे फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़े। आई होप बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसे आसानी से मेरे ख्याल से थोड़ा ऑब्जर्वेशन से सोचा जा सकता है। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना होगा स्टूडेंट्स, है ना, वरना बात नहीं बन पाएगी। अगर आपको लग रही हैं चीज़ें डिफिकल्ट तो लगने दीजिए, बट इन्हें आसानी से प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए ताकि आपके रिदम में आने लगे, आपकी प्रैक्टिस में आने लगे। पूरा क्वेश्चन आई होप इजी सा था। अब हम हमारे लेक्चर के उस पार्ट पर आते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। पहले तो हम समझते हैं आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आई होप आपको एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन हमने कई दफ़ा डिस्कस की है। जैसे अगर मैं आपको बेसिक स्टैंडर्ड सी 3 आइडेंटिटीज़ की बात करूँ तो हमने कौन सी स्टैंडर्ड सी 3 आइडेंटिटी हमेशा पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये हमेशा क्या होता है, सर ये हमेशा 1 होता है। आई होप ये बात आपको याद है। इसी के साथ साथ हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी सीखी है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ साथ एक और आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो ये होता है सर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर आइडेंटिटी और इक्वेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, ये बड़ी साधारण सी बात है स्टूडेंट्स, इसे हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है जिसे आप हमेशा याद रखें। अगर मैं आपसे आइडेंटिटी और इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन में हमेशा सॉल्यूशंस होते हैं। आप प्लीज़ इस बात को समझिए। जैसे मान लो अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मैं आपसे कहूँ कि सर ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, फिर आप लिखते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, है ना, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 कितना होता है 2, तो आप लिखते हो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, यानी जो एक्स की वैल्यू जो प्लस माइनस 2 है ना, ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन है। तो इक्वेशंस के सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन होने का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू जो उसे सेटिस्फाई करेगी, मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो ही उसे क्या करेगी स्टूडेंट्स, सेटिस्फाई। आई होप ये लाइन आप समझ पा रहे हो, उस स्पेसिफिक वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट इक्वेशंस आर। आई होप ये बात आपको समझ आई। बट सर व्हाट अबाउट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की खास बात ये होती है कि ये एक्स की यानी उस वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपसे एक स्टैंडर्ड सी बात कहूँ, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। आई होप आई नीड नॉट टेल यू यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, ये क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री है, और लेट्स कॉल इट थीटा फॉर अ व्हाइल। अगर मैं इसे कहता हूँ थीटा, तो आई होप आपको बड़ी बेसिक सी बातें पता है कि अगर सर ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और अगर ये है हाइपोटेन्यूस, है ना, तो सर एक काम करते हैं कि आप मुझे साइन थीटा बता सकते हो। बेशक सर साइन थीटा कितना होगा, अगर आप साइन थीटा निकालें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट से साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाने वाला है सर पी अपॉन एच, है ना। क्या बात आपको समझ आ रही है सर? क्या आप मुझे यहाँ से कॉस थीटा बता सकते हो? बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, सोच के बताओ स्टूडेंट। सर कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप इसे क्या लिखोगे, बी अपॉन एच। सर अगर साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे पाइथागोरस थ्योरम बता सकते हो? मेरे ख्याल से जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, याद करिए। सर अगर पाइथागोरस थ्योरम आप याद करने वाले हैं तो पाइथागोरस थ्योरम बड़ी मजेदार सी होती है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों साइड्स को हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर दोनों साइड्स को डिवाइड किया तो ये हो जाने वाला है पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। ये हो जाने वाला है बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाने वाला है एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी नथिंग बट 1। आई होप आपको बात समझ आ रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा आगे बढ़े तो ये हो जाता है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और पी अपॉन एच कितना होता है सर, साइन थीटा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, प्लस ये है बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, यानी बी अपॉन एच यानी क्या स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, 1 के। यानी आप यहाँ से कंक्लूड करेंगे सर, यहाँ से आप कंक्लूड करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा
plus cos square theta is equal to 1. And why are we calling it an identity? Because सर ये थीटा की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब हमने थीटा से कुछ लेना देना नहीं रखा इसका। आपका थीटा कुछ भी हो, ये बात हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि ये एक ट्रुथ है कि दुनिया के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस द साइंटिस्ट हैज सेड दिस दैट p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन h स्क्वायर। आई होप ये बात डाइजेस्ट हो रही है। और उसी को तो मैंने तोड़ मोड़ के थोड़ा लिखा है और उसी को मैंने साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा पर डिपेंड होते हुए भी, मतलब बिना डिपेंड हुए भी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। मतलब अगर ये थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, आप रेंडमली में से कोई भी वैल्यू ट्राई करो, आपका आंसर सही आएगा। जैसे मान लो अगर आपको डाउट है, तो सर फॉर एग्जांपल ट्राई करते हैं, लेट्स से सर थीटा की वैल्यू लेते हैं, थीटा की वैल्यू ट्राई करते हैं लेट्स से 45 डिग्री, है ना। मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 ट्राई की, साइन 45 कितना होता है सर? ये होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2, तो ये हो जाता है 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? सर ठीक है सर, 45 के लिए ट्रू है किसी और एंगल, आप 30 ले लो। जैसे मैंने 30 डिग्री लिया, अगर मैंने 30 वैल्यू ली, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ली, तो साइन 30 कितना होता है सर? साइन 30 होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? 1/4। आई होप ये बात आपको समझ आई। प्लस सर cos 30, सर cos 30 होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना होगा सर? वो होगा 3/4। एंड कैन यू टेल मी 1/4 प्लस 3/4 विल बी 4/4, एंड 4/4 इज नथिंग बट व्हाट? 1। सो आर यू रियलाइजिंग कि हमेशा ट्रू होने वाला है? आप हमेशा याद रखिए, थीटा की वैल्यू पर ये डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब ये हमेशा ट्रू होगा। यानी कि ऐसी इक्वेशंस जो उनके वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो, मतलब अगर वो वेरिएबल ना भी होते, मतलब उनकी जगह कुछ भी वैल्यू रख दी जाए, वो उन सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो। मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर आप पास करोगे, ये ट्रू होगा। मतलब टेक्निकली थीटा पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो उस तरह के इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ना कहते हुए आइडेंटिटी कहते हैं प्रेफरेबली। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। सो ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड से आपकी क्या है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटीज़। आई होप अभी आपको आइडेंटिटी वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कंडीशनल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं उस पार्ट पर। आई होप आइडेंटिटी वाले पार्ट में अभी तक कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। देखो आइडेंटिटीज़ क्या है? अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स और एंगल्स इन्वॉल्व। अगर वो सारे ही एंगल्स के लिए ट्रू है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे आइडेंटिटी कहते हैं। आई होप बड़ी सिंपल सी बात, यही मैंने डाइजेस्ट करवाने की कोशिश की। लेकिन सर इस केस में व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल आइडेंटिटीज? कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर एंगल्स पर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाएं, एंगल्स पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए, तो भी कुछ आइडेंटिटीज इमर्ज होती हैं, तो भी कुछ फॉर्मूले बनकर आते हैं, तो भी कुछ ऐसे क्रिएट होते हैं, लेकिन वो कंडीशनल होते हैं। दे आर ट्रू अंडर गिवन सम सर्कमस्टांसेस, अंडर सम गिवन सर्कमस्टांसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मान लो आपको मैं 3 एंगल देता हूँ, है ना। मैंने अगर 3 एंगल लिए, लेट्स से ए, बी और सी, और मुझसे कोई कह दे कि सर इन तीनों एंगल्स का सम है पाई, तो मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये 3 एंगल्स हैं। एंड ऑफ कोर्स जब मुझे कोई कहता है पाए, तो मैं इससे क्या कंक्लूजन निकालता हूँ सर? मैं इससे कंक्लूजन निकालता हूँ कि ये जो 3 एंगल्स हैं ये किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, है ना। ये किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, मतलब इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स रहे होंगे सर। एक होगा एंगल ए, एक एंगल होगा बी और एक एंगल होगा सी। ट्रायंगल के एंगल क्यों माने गए? क्योंकि बेशक सर इन तीनों एंगल्स का सम क्या है? पाए, और किसी ट्रायंगल के ही एंगल्स का सम होता है 100। एनीवे मतलब कोई 3 रैंडम एंगल्स भी ले लिए जाएँ और उनका सम अगर 180 डिग्री है, तो फिर कुछ नए रिजल्ट्स डिराइव होते हैं। उन रिजल्ट्स पे ही हम बात करने वाले हैं और कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझिए, फिर हम कंडीशनल आइडेंटिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में। आई होप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पहले आप सारे लोग। अगर ये वाला पार्ट अच्छे से समझा तो वापस मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ कंडीशनल आइडेंटिटी वाला पार्ट। हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं जैसे ये कंडीशन अप्लाई कर दी, या फिर एक कंडीशन कैसी अप्लाई कर दी कि सर मान लीजिए 3 एंगल्स हैं, आपने 3 एंगल ले लिए ए, बी और सी, और लेट्स से वो कह देता है कि सर इन तीनों एंगल्स का सम है π/2। बस ऐसे ही कंडीशंस हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस लगा दी जाए तो फॉर्मूले बदल जाएंगे ना। जैसे देखो, अगर कोई मुझसे कहे कि सर अगर ऐसा है, इफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज दिस, तो आप क्या बोलोगे? सर आप ऐसा लिख सकते हो कि a + b = π/2 - c। और अब आप इसमें तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकते हो, तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर सकते हो। मतलब जैसे सर दोनों तरफ साइन ले लिया, अगर दोनों तरफ साइन ले लिया तो क्या बन जाएगा? सुनिए ध्यान से स्टूडेंट्स। सर अगर इस तरफ भी साइन लिया तो ये हो जाता है साइन ऑफ a + b, और इस तरफ भी साइन ले लिया तो ये हो जाता है साइन ऑफ कितना? π/2 - c। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और सर जैसे ही साइन लिया तो क्या आप साइन a + b का फॉर्मूला जानते हैं? मेरे ख्याल से हम जानते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स? याद करिए। सर साइन a + b होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन a cos b, है ना, और उस तरफ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स?
कॉस ए साइन बी या साइन बी कॉस ए, जैसा भी आप लिखना चाहें, है ना। ये हो जाने वाला है कॉस ए साइन बी। और सर इसके बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक सर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस सी क्या होगा? कॉस सी। तो ये एक आइडेंटिटी है, मतलब किन्हीं तीन एंगल्स जो ये कंडीशन फुलफिल करते हो कि उन तीनों का सम पाई बाई 2 है, तो बेशक साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी विल बी इक्वल टू कॉस सी। बस एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा थॉट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी इमर्ज होंगी। तो इस तरीके के केस में वापस अगर आपको तीन एंगल्स दे दी जाए ए बी और सी, और उन्हें यहाँ फिट किया जाए, बशर्ते उन तीनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, तो वो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये बातें तो जनरल ट्रुथ है ना, और बस ये कंडीशन वेरीफाइड हो कि इन तीनों का सम पाई बाई 2। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ देता कोई, अगर आपसे कोई कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, मान लो, तो मैं इसमें क्या कुछ वेरिफिकेशंस ला सकता हूँ? मान लो मैं कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस ऐसे करता हूँ कि लेट्स से a प्लस बी को मैं क्या लिख लेता हूँ? पाई माइनस सी, है ना। इफ आई एम गिवन दैट कि सर आपके जो तीनों एंगल्स हैं ए बी और सी, इनका सम कितना है? पाई, तो आई कैन क्लियरली से दैट a प्लस बी विल बी पाई माइनस सी। सर इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो? सर मान लो दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। आई होप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बातें मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। सर अगर दोनों तरफ 10 लिया तो ये क्या हो जाने वाला है? इधर हो जाने वाला है 10 ऑफ a प्लस बी, और इस तरफ क्या हो जाने वाला है? सर इस तरफ हो जाने वाला है 10 पाई माइनस सी। सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 10 a प्लस बी कितना होगा? आई थिंक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 10 a प्लस बी सर होता है 10 a प्लस 10 b। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। डिवाइडेड बाय व्हाट? सर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। आई होप ये लाइन आपको क्लियरली समझ आ रही है। और उस तरफ अगर बात करें तो सर इधर क्या? पाई माइनस सी। क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई करिए स्टूडेंट्स। पाई मतलब क्या? यहाँ माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो पाई की वजह से 10 तो 10 ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाने वाला है? नेगेटिव। और क्या रहेगा? ये 10c। सर अब क्या करें? मेरे ख्याल से एक छोटा सा काम करो, इसे वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इसे जैसे ही वहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिखता है? सर लेफ्ट हैंड साइड पर दिखता है 10a प्लस 10b। लेकिन राइट हैंड साइड पर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 10c हमें दिखेगा, तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिखेगा? माइनस 10c। आई होप ये बात आपको नजर आ रही है। और एक और छोटी सी चीज़ आपको नजर आएगी, एक और छोटी सी चीज़ आपको नजर आएगी। पहले तो ये ऑफकोर्स क्या दिख रहा है? 10c। और एक और छोटी सी चीज़ कि सर 10 है 10b 10c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाने वाला है कितना? सर ये हो जाने वाला है प्लस 10a 10b एंड 10c। एक छोटा सा और, ताकि एक ऑपरेशन और, ताकि ये स्टेप आपको, ये जो ऑपरेशन है, जो एक्सप्रेशन है आपको और बेहतर तरीके से दिखाई दे। इस 10c को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या? 10a प्लस 10b प्लस 10c इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 10a डॉट 10b डॉट 10c। पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात हमेशा ट्रू नहीं है। ये बात हमेशा ट्रू हो ज़रूरी नहीं है। ये एक कंडीशनल आइडेंटिटी है। मतलब 10a 10b 10c का अगर सम किया जाए तो उसे आप 10a डॉट 10b डॉट 10c यानी तीनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ तब कब? जब सर तीनों एंगल्स का सम क्या हो? पाए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, ये बातें डाइजेस्ट हो रही। तो ये भी बेशक आइडेंटिटीज़ हैं, बट ये कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हैं। इनमें कुछ गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रेगुलेशंस अप्लाई किए जा रहे हैं, कुछ सैंक्शंस अप्लाई किए जा रहे हैं, उसके बाद ये कंडीशनल आइडेंटिटीज़ ट्रू हो रही हैं। अगर मैं आपको और क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाना चाहूँ तो बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनिए, ये लिखता है व्हेन द एंगल्स इन्वॉल्व, जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो एक सेटिस्फाई करते हैं किसी रिलेशन को, किसी कंडीशन को, किसी कंस्ट्रेंट को, तो उस तरह की आइडेंटिटी को हम कहते हैं क्या? उस तरह की आइडेंटिटी को हम कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। ये लाइन आपको समझ आ रही है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। प्रूविंग दीज आइडेंटिटीज हम अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, पाई बाई 2 पाई वाले वही एंगल की बात है स्टूडेंट, 90 डिग्री और 180 डिग्री। और उसी कंसेप्ट के थ्रू हम अलग अलग रेशियोज ले सकते हैं और उनके थ्रू अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को, अलग अलग आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो अंडर द गिवन कंडीशंस कि किन्हीं एंगल्स का सम कितना है, उनको कैसे सोचा जाए। तो ये सब क्या होती हैं स्टूडेंट्स? हमारी आइडेंटिटीज़। आई होप ये दोनों बातें आप याद रखेंगे और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस वाले पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का डिफरेंस अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। अब कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बन सकती है, एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल कि आप सारे फॉर्मूले रटें, उन्हें याद करें, उन्हें मगअप करें या उन्हें मेमोराइज करके जाएं। तो मैं कहूँगा कि उन्हें कन्वर्ट करें, उन्हें क्रिएट करने की टेक्निक सीखिए, और मेरे ख्याल से वही काम में आने वाली है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कुछ अलग अलग कंडीशनल आइडेंटिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, और ऐसे आप कुछ भी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। मैं ये भी आपको
आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ भी कैसे भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, तो इतने सारे फॉर्मूले याद रखना, क्रिएट करना या उनकी एक चीट शीट बनाना डज नॉट मेक एनी सेंस। ऐसे फॉर्मूले मेरे ख्याल से क्रिएट कर लेना। क्वेश्चंस में अलग अलग सिनेरियोज ही होंगे, और जैसे हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, IIT JEE जैसी एग्जामिनेशन आपके क्रेम करने की, आपकी चीज़ों को मेमोराइज करने की स्किल को चेक नहीं कर रही है। वो ये नहीं देख रहा है कि आपने कितने फॉर्मूले याद करके उन्हें अप्लाई करना सीखा है, वो ये चेक कर रहा है कि कितने कंसेप्ट्स आप समझ के उन्हें अप्लाई करना सीख पाते हैं। तो बस उसी समझ को अप्लाई करने की एबिलिटी को एसेस करने वाली एग्जाम है, और हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू वही कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि देखो चीज़ें ऐसे होती हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब ये कंडीशनल आइडेंटिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ देख लेंगे। मतलब वो पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, मतलब इससे क्या क्या आप बना सकते हो, क्या क्या आप वर्कआउट कर सकते हो, उस पर बात करते हैं। तो सोचते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करने पर, लेकिन किस कंसेप्ट को, किस कंडीशन को यूज करके कि तीनों एंगल्स का सम पाए। तो एक कंडीशनल आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन है, जहां पर इस एक्सप्रेशन को किसी और किस किस फॉर्म में जाहिर या एक्सप्रेस या व्यक्त किया जा सकता है, उस पर बात निकली है। तो ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है, तीनों एंगल्स का सम पाई है। ठीक है सर, अगर तीनों एंगल्स का सम पाई, यानी हमें बोला जा रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है सर, तो एक छोटा सा काम ही करते हैं। मुझे क्या दिया जा रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये एक्सप्रेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ सर एक छोटा सा काम पहले तो ये कर लेते हैं कि ए प्लस बी को क्या लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं पाई माइनस सी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या किया जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है सर, मेरा कहना है कि सर अगर आपने यहाँ से सोचा ही है तो क्या इस वाले डेटा को यहाँ पर यूज़ करें या इसके थ्रू कुछ क्रिएट करें, दोनों काम कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ सर, पहले इसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी को कैसे यूज़ करेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस इन्फॉर्मेशन को ऑफकोर्स हम अवेल करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से, पर उससे पहले इस वाले पार्ट पर आते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए है ना प्लस कॉस स्क्वायर बी है ना, एंड क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स माइनस कॉस स्क्वायर सी। सर इसी पे बात करते हैं। एक छोटा सा सजेशन स्टूडेंट्स, या तो साइन वगैरह में कुछ कन्वर्ट करके बात बनाते हैं, तो मेरा हिंट है, मेरा सजेशन है कि क्या सर इस कॉस स्क्वायर सी को, इस कॉस स्क्वायर सी को मैं एस वन माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ही आप सजेस्ट करते हो उसे वन माइनस साइन स्क्वायर सी लिखना, बस ऐसे कुछ रैंडम से थॉट्स लाने पड़ेंगे या फिर इससे कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसा भी आप कर पाएँ, जैसा भी आप सोच पाए, और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ला पाएँ, इसे किसी और बेहतर सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख पाएँ, हम उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो सर अगर इसे लिखना चाहा तो कैसे ट्राई कर सकते हैं सर, अगर ये कॉस स्क्वायर सी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या मैं इन दोनों को तो ऐसा ही रखता हुआ, मतलब कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज स्टूडेंट्स ऐसा ही रखा है, कॉस स्क्वायर बी को भी हमने ऐसे ही रखा है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो कॉस स्क्वायर सी है, क्या इसे मैं वन माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकता हूँ, जिससे मैं माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर सी लिख सकता हूँ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब वही छोटा सा काम स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या ये डेटा किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, बेशक किया जा सकता है सर। जहाँ तक साइन की बात है, तो साइन के साथ बहुत सुलझी हुई बात ये है, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, छोटी सी बात ये कि सर साइन सी की जहाँ तक बात है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जहाँ तक साइन सी की बात है, तो क्या आपको एक छोटा सा आइडिया स्ट्राइक कर रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, जैसे सोच के देखो स्टूडेंट्स। अगेन क्वाड्रेंट थ्योरी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग याद रहनी चाहिए, जैसे ये है पाई है ना, और पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ऐसा कह सकता हूँ कि सर अगर आपसे कोई पूछे साइन पाई माइनस सी तो आप उसे क्या लिखेंगे, आई होप बताने की जरूरत नहीं, पाई की वजह से साइन तो साइन ही रहने वाला है, तो ये हो जाने वाला है साइन सी, और सर सेकंड क्वाड्रेंट में आप डील कर रहे हो तो सिग्नेचर भी ही रहेगा, यानी आप साइन सी को साइन पाई माइनस सी लिख सकते हो। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है सर, अगर आप सजेस्ट कर रहे हो कि आप साइन सी को साइन पाई माइनस सी लिख सकते हो, मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो, आप इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है ना, माइनस वन हम बाद में लिख देंगे, पहले साइन स्क्वायर सी, जिससे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी। आई होप ये आई एम रियली सॉरी अगर मैंने एक स्टेप डायरेक्टली लिख दी, तो पहले मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है साइन सी, जिसे मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस सी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस वन। बस अब एक छोटा सा काम मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अभी जस्ट हमने एक्सप्लोर किया कि पाई माइनस सी क्या होता है, ए प्लस बी, तो बस ये स्टेप हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी की जगह ए प्लस बी। आई होप ये पॉइंट आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हो और यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। बाय द वे इनका भी कुछ किया जा सकता था क्या सर, इनसे भी आप कुछ सोच सकते थे क्या, इनसे भी कुछ वर्कआउट कर सकते थे क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल कर सकते थे। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा बनता हुआ दिखता है सर जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी से हम डील कर रहे होते हैं, या कोई और फॉर्मूला जो ऐसा कुछ क्रिएट होता हुआ दिखता है क्या? अगर आप थोड़ा सोचें स्टूडेंट्स, तो कुछ फॉर्मूले तो ऐसे बनते हैं। चलो वापस से फॉर्मूले की तरफ जाते हैं
और फिर वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे, पर पहले हम शिफ्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ। एक फॉर्मूला याद करो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला ऐसे, चलो पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मैं इसी को थोड़ा और हाईलाइट करता हूं और आपको वो फॉर्मूला स्ट्राइक करवाने से पहले आधा रास्ता हम यहाँ से तय करेंगे, आधा उस फॉर्मूले से तय करेंगे। तो क्या इस फॉर्मूले में मैं कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ? आई होप आप लिख सकते हो। तो अगर आपने चाहा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सर ये तो लिखा है कॉस स्क्वायर ए, पर अगर आप इसे लिखना चाहें कॉस स्क्वायर बी को तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप आपको अब स्ट्राइक कर रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स सर आप साइन स्क्वायर पाई माइनस सी को लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? आप इसे लिख सकते हो ए प्लस बी। आई होप ये बात में तो कोई हर्ज नहीं है। पाई माइनस सी हमने अभी एक्सप्लोर किया ए प्लस बी के इक्वल है, तो या तो आप पाई माइनस सी लीजिए या ए प्लस बी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इसी के साथ अब चीज़ें आप वर्कआउट होती हुई देखें तो सर एक छोटी सी चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक छोटा सा ऑपरेशन जो हमें दिख रहा है वो ये कि सर ये +1 से -1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ अच्छा सा दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या आप इससे कुछ कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सोचे तो बेशक कुछ सोचा जा सकता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो ये लिखा है प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। तो सजेशन है कि आप इस वाले एक्सप्रेशन को देख के कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करिए। क्या सोचा जा सकता है, इस वाले एक्सप्रेशन पे काम करिए। मेरा हिंट है कि थोड़ा सा याद करो वो फॉर्मूले जो हमने पढ़े, शायद आप बात बन जाए। एक बार इस वाले पार्ट को ट्राई करिए स्टूडेंट्स। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ आपको, आप याद करिए आपके दो फॉर्मूले याद करो स्टूडेंट्स। ये वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा था कॉस ए प्लस बी, बताओ कॉस ए प्लस बी क्या हुआ करता था? सर कॉस ए प्लस बी कुछ नहीं होता है सर, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप ये पॉइंट आपको याद है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है तो आप लिखते हैं सर कॉस ए माइनस बी को कितना स्टूडेंट्स? सर सेम एक्सप्रेशन कॉस ए कॉस बी। इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इतना ब्रेन में याद रहना चाहिए ना। ये मैं हर बार आपको डराइव करके बताता हूँ ताकि आप इन्हें याद रख पाएँ, ताकि आपको याद रहे कि चीज़ें क्यों ऐसी हैं और ऐसे क्यों क्रिएट हुई थी, है ना। अब अगर मैं आपको हिंट दूं तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सोच के देखो, अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी से मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो सोच के देखना स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने कॉस ए माइनस बी को कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, मतलब दोनों को, इधर की लेफ्ट हैंड साइड को और इधर की राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनने वाला है सर? ये बनने वाला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है सर, अच्छी बात है, ये तो बन जा रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है इसको ध्यान से देखिए। राइट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखें तो सोच के देखो, अगर मैं इससे x कहूँ और इसे y कहूँ तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है सर? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं वो सुनिएगा सर, आप इसे लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सोच के बताइए, साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। सर इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हो रहा है? थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बहुत मज़ेदार सी चीज़ हो रही है। किसी भी एक फॉर्म में अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, किसी भी एक फॉर्म में मैं कुछ इस तरफ आपको लीड करना चाह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो, है ना। तो किसी भी एक फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पहले इस राइट हैंड साइड को एक्सप्लोर करते हैं। क्या मैं इसे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? आई होप हम लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर बी, है ना, माइनस ये कितना लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आई होप ये पॉइंट आपको डाइजेस्ट हो रहा है। अब एक छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। कॉस स्क्वायर बी को जैसे ही लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। और थोड़ा अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है, माइनस आएगा यहाँ पर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, है ना। और साइन स्क्वायर बी को मेरे ख्याल से आप लिखा रहने दीजिए साइन स्क्वायर बी ही। उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, उससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, देख लेते हैं। अगर ऐसा लिखा तो मैं कुछ कैंसिल करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आ जाने वाला है कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। तो एक छोटा सा काम ये करते हैं, क्या मैं साइन स्क्वायर ए को स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? आई होप ये बात आपको नज़र आ रही है। इंटू क्या लिख रहे हैं हम? साइन स्क्वायर बी। आई होप ये बात अब आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। और अगर इसे ध्यान से आप देखें तो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ आपको नजर आएगी स्टूडेंट्स। क्या? कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 दैट्स कॉस स्क्वायर ए, है ना, माइनस, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, माइनस आपने जब किया तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जा रहा है? माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी।
आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। माइनस साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के कारण ये हो जाने वाला है माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन फॉर्चुनेटली आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिखाई देगी, वो क्या, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाने वाला है प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और उस वजह से अगर आप चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखें, ऑफकोर्स थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था ये, आई एक्सेप्ट, बट अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख पाएँ तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑपरेशन दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन था वो क्या था सर, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, जिसे आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को आप लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप ये पॉइंट आपको डाइजेस्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है इससे, इसी से, और ये कंडीशनल आइडेंटिटी का रिजल्ट नहीं है, एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है ना, ये नॉर्मल से एंगल्स पर भी वैलिड है। तो इस प्रोडक्ट को मतलब या फिर इस डिफरेंस को आप इस प्रोडक्ट में जाहिर या एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को, यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, आप इसे लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और मेरा कहना है कि अगर इसे आप लिखना चाहते तो कॉस में ही लिखे रहना देते, वही बेहतर होता, क्योंकि कोई ज़्यादा खासा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो मैं इसे इसी में कन्वर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि बात वहाँ से कोई ज़्यादा कन्वर्ट हो नहीं रही है। तो क्या हम इसे साइन स्क्वायर ए प्लस बी ही रख, मतलब 1 माइनस वही जो हमारा शुरुआत में था वही रखते हैं ना। तो इसे मैं लिखना चाह रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब इस वाले स्टेप को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ वहीं पे, मतलब ये हमने थोड़ा मुझे अननेसेसरी से ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ से भी कॉस ए प्लस बी, शायद कुछ बात बन जाए, है ना। आई होप यहाँ तक वाले पार्ट में कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या सोचना है स्टूडेंट्स, अब बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर इफ़ आई कीप दिस वन असाइड फॉर अ वाइल, मुझे एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जो दिख रहा है वो ये कि अगर ये 1 को अलग रखा जाए, है ना, तो ध्यान से देखना, ये कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए प्लस बी कॉमन लिया, है ना। तो अगर आपने कॉमन लिया सर कॉस ए प्लस बी, जो कि बेशक मैं कुछ और लिख सकता हूँ जिस पे हम बात करेंगे अभी, अगर ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है सर, यहाँ पर बच जा रहा है कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, और यहाँ पे क्या बच जा रहा है, ये माइनस साइन के साथ ये बच जा रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी। आई होप ये बातें अच्छे से आपको समझ आ रही हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। सर अब क्या, आई थिंक अब तो बड़ी सिंपल सी बात आपको दिख रही होगी। क्या करेंगे स्टूडेंट, सोच के देखो, कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी सबट्रैक्ट करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई होना है, कुछ नहीं सोचना है। बाय द वे कॉस ए प्लस बी का कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वही बात वापस अप्लाई कर लो पहले तो। सर ए प्लस बी को हम क्या जानते हैं, पाई माइनस, मतलब ये वाला ऑपरेशन मैंने अननेसेसरी किया, इसको वैसे ही रहने देते, कॉस सी तो शायद बात बन जाती, खैर अब किया है तो उसे कर लेते हैं। सर अगर आप दोनों तरफ कॉस लेते हो तो ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी और इस तरफ हो जाता है कॉस ऑफ पाई माइनस सी। सर अगर पाई माइनस सी आपने किया तो पाई के कारण कॉस तो कॉस ही रहेगा पहली बात, लेकिन अगर आप पाई देखते हैं तो पाई कौन सा होता है सर, यहाँ होता है पाई माइनस सी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, यानी कॉस नेगेटिव होना तय है, यानी सर कॉस जो आपका ए प्लस बी है आप उसे माइनस कॉस सी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सर आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो दिख रहा है 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस सी। अब क्या कहना मैं चाह रहा हूँ आपसे, बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, कॉस ए माइनस बी, याद करो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ, खैर अभी दिखना चाहिए था, है ना, ये यहीं पर क्लिक हो जाना चाहिए कि ये स्टेप क्या होने वाली, इसकी अगली स्टेप आपको विजुअलाइज होनी चाहिए। पर अगर फिर भी नहीं क्लिक हो रहा है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, सर आपका बनेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, गड़बड़ की है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो यहाँ प्लस आता है और ये प्लस है तो माइनस आता है। अब सुनिएगा, ये माइनस साइन के कारण पहली टर्म क्या हो जाएगी कॉस ए कॉस बी, जो कि पॉजिटिव होती है लेकिन माइनस के कारण नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पे आता है माइनस, लेकिन ये माइनस के कारण हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी। क्या आपको स्ट्राइक किया कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो ये स्टेप के बाद वाली नेक्स्ट स्टेप ही आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए थी, जो कि क्या होगी, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा है कि सर साइन ए साइन बी ऐड होके हो जाने वाला है 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, यानी हो जाएगा 1 माइनस एक कॉस सी तो आपका है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी। यानी अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ थोड़ा और बेहतर फॉर्म में, तो मैं इसे लिखूँगा 1 माइनस 2, है ना, साइन ए साइन बी और क्या स्टूडेंट्स कॉस सी। और ये किसके इक्वल था बाय द वे, अगर मैं उस एक्सप्रेशन की बात करूँ आपसे, तो एक्सप्रेशन क्या था, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी का डिफरेंस, है ना। तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या था, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी।
तो इस तरह का आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हो। एंड आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द फैक्ट कि सर ये रिजल्ट एक गिवन सर्कमस्टांस में ही एप्लीकेबल है, और वो कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, याद करिए, ये सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है जब क्या, जब आपका ए, बी और सी का सम क्या हो, पाए। तो ये रिजल्ट्स इतने सारे, बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा है, ये केस बनाए, ऐसा कुछ भी बनता रहता। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ तीनों एंगल्स का सम पाया था, तब जाकर ये बात ट्रू है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई है, यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं। एक बार इस पूरे सोल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। इस वाले स्टेप को अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ से हमने ये जो लिखा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, जो कि हमने कहाँ से निकाला, जो कि हमने यहाँ से कुछ वर्कआउट किया है ना। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़रा इस वाले पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो चेक करिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे। जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपने सारी चीज़ें अच्छे से देखी। एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसी के साथ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि मैं देना चाह रहा हूँ एज एन होमवर्क आपको। तो ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क मैं देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और होमवर्क क्वेश्चन का मतलब है आप मुझे ऐसे लिखकर बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आप अभी स्क्रीन पॉज करेंगे और आप मुझे लिखकर बताएंगे इसका आंसर सॉल्व करके कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहा है। बेशक होमवर्क क्वेश्चन है, मैं थोड़ी सी हिंट ज़रूर देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया ज़रूर देता हूँ कि कैसे सोचना है। फिर मैं बेशक आपको इसे होमवर्क देकर नेक्स्ट लेक्चर की जो हम शुरुआत करेंगे वो इसी होमवर्क क्वेश्चन से करेंगे। तो निसंदेह बिना डाउट के, बिना घबराए हुए रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत इसी क्वेश्चन से होगी। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है, हमारे कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू होगा वो बेस्ड होगा हाइट एंड डिस्टेंसेस पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑफ कोर्स सॉल्व भी होते हैं। तो एक ईजी, इंटरेस्टिंग और एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ट्रिग्नोमेट्री सर यूज़ कहाँ होती है, एंगल, साइन, ये काम कहाँ थे, तो आप वो भी विजुलाइज कर पाओगे और उसका एक हल्का सा ग्लिम्स आपको हाइट एंड डिस्टेंस में दिखाई देगा। खैर, उन सब बातों से पहले इस चैप्टर का ये वाला पार्ट, जहाँ पे हमें वापस कंडीशनल आइडेंटिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहली कंडीशन तो ये कि सर a प्लस बी प्लस सी पाए कहा जा रहा है। सारी बातें छोड़िए, आप तो बस इस हिंट को ध्यान से देखिए। एक पार्ट उठाइए, मान लीजिए ये तीन पार्ट हैं, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट सी प्लस कॉट बी एंड कॉट ए प्लस कॉट सी। तीन बातें हैं। आप एक छोटी सी बात को उठाइए, आप देखिए कि सर कॉट ए, मैं हिंट जो दे रहा हूँ वो ये कि सर कॉट ए प्लस कॉट बी को आप क्या लिख सकते हो। मेरा कहना है अगर आप कॉट ए प्लस कॉट बी को ध्यान से देखें तो क्या हम कॉट ए को स्टूडेंट्स कॉस ए अपॉन साइन ए, आई होप आपको पता है कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, और कॉट बी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस बी अपॉन साइन बी। आई होप आपको कुछ तो स्ट्राइक किया होगा इसे देखकर। आगे अगर कुछ स्ट्राइक किया है तो एक बड़ी मजेदार सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपने किया तो ये क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, यही जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दिखेगी कॉस ए साइन बी प्लस ये क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, साइन ए कॉस बी। एंड आई होप बस इतना देखकर ही आप आइडिया डेवलप कर पा रहे हैं। डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स क्या आ जाने वाला है, साइन ए साइन बी। अगर आप इतना देखकर कुछ स्ट्राइक कर रहे हो तो मैं एक और हिंट देता हूँ, फाइनल हिंट, जिससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, या ऐसे देख लो साइन बी, मतलब ऐसे देख लो, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। अगर आपको ए और बी की आदत है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर आप याद कर पा रहे हो तो सर ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में है सर साइन ए साइन बी। खैर, इन सारी बातों को छोड़िए, आपने अभी एक बात तो नोटिस ही नहीं की। कौन सी स्टूडेंट्स, याद करिए, सर ए प्लस बी प्लस सी पाए दिया हुआ था, और अगर कोई हमसे कहे कि सर ए प्लस बी प्लस सी पाए है, मैंने क्वेश्चन आधा आपके लिए कर दिया है, बस आपको आधा सॉल्व करना है और मुझे लिखकर बताना है कि इसका आप आंसर क्या लाते हैं। तो अगर सर ए प्लस बी प्लस सी कोई हमसे पाए कहे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर ए प्लस बी को मैं पाए माइनस सी कहूँगा, और अगर दोनों तरफ साइन लिया, अगर दोनों तरफ साइन लिया तो ये क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी। आई होप ये बातें आपको याद हैं। एंड आई होप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अगर आप क्वाड्रेंट थ्योरी यूज़ करें तो साइन पाई माइनस सी हमें कहाँ लीड करता है। आई होप ये वर्बली आपको याद है ना, पाई यहाँ होता है तो पाई माइनस सी यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। यानी सर अगर कंडीशन दी जाए ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो साइन ऑफ ए प्लस बी बेशक साइन सी के इक्वल होता है। बस यही हिंट है स्टूडेंट्स, यही हिंट है। यानी कि आपका जो पहला एक्सप्रेशन है साइन ए प्लस बी, उसे आप क्या लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी। बस अब थॉट ये है कि अगर ये निकाल लिया,
अगर मैंने अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने अभी बस ये वाला पार्ट उठाया था, अब मैं कह रहा हूँ आप इससे और ट्राई कर लीजिए, इससे और ट्राई कर लीजिए, और कुछ कुछ तो आपको दिखेगा और आप आंसर बेशक ले आएंगे। तो होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स? होमवर्क है इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, कमेंट में लिखकर मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट में कि आपने क्या आंसर लेकर आए। और बेशक अगले सेशन की जो शुरुआत होगी, जो कि बेसिकली बेस्ड है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर हम एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कि देखो थीटा, साइन, टैन, कॉट ये सब कैसे काम आ रहे होते हैं, कैसे एंगल से डिस्टेंसेस की प्रॉब्लम्स को, हाइट्स की प्रॉब्लम को सिर्फ मैथ्स पर, मतलब पेन एंड पेपर की हेल्प से बिना कुछ मेजर किए कितनी ईजिली फिगर आउट किया जाता है। बेशक हम उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब एस्ट्रोनॉमी, मतलब हाँ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस को लेकर कितनी सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री ने सिंप्लीफाई करके दी है, या कितना सारा रिसर्च इस ट्रिग्नो ने हमारा सिंप्लीफाई किया। तो ये बहुत काम की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन की टर्म्स में हम ग्लिम्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर उससे पहले इस क्वेश्चन को और कुछ और कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। और मैं बार बार इसी बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, बनने को कई सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, और आपको कहा जा सकता है कि इन्हें रटिए, इन्हें याद करिए, इन्हें मगअप करिए, इन्हें क्लेम करिए। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें याद करना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि एग्जाम जो है आपकी IIT JEE की है, मेमोराइज करने की आपकी एबिलिटी को चेक करने वाली एग्जाम है ही नहीं। ये एग्जाम है जो आपकी स्किल्स चेक करती है कि आप चीज़ें अप्लाई करना कैसे सीख लगा कर पाते हैं, अगर आपने चीज़ें समझी हुई हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना। और अगर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करते हैं तो इसका आंसर लिखिए कमेंट में, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगला लेक्चर बेशक हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जिसकी हिंट आई होप आपको दे दी गई है ना, काफ़ी हद तक आपके पास सोल्यूशन है। तो इसे ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। और आज का लेक्चर अगर एंड करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बातें ज़रूर याद रखिए। ये बातें सुन लीजिए, इन्हें बहुत ज़रूरी काम की बातें मैं कहने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये प्लेटफॉर्म हमारा पता है, www.magnetbrains.com। ये इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन फ्री क्वालिटी है ना, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। यानी कि जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। यानी सारे कोर्सेज का क्या मतलब है, हम ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स। यानी ऐसा नहीं है कि आपसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई मॉडल बनाकर ले लिया जाएगा, जैसे कि 2 लेक्चर फ्री मोड में दिए जाएं, फिर ट्रायल वर्जन खत्म हो, फिर पेड वर्जन शुरू हो, या कोई हिडन कॉस्ट कहीं छुपी हो। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे तरीके से पूरा पैकेज, पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑफ कोर्स हर सेक्टर, हर सेगमेंट में, यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आप अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स में आप क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि आप सोच के देखो IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स, हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, मतलब राइट टू एजुकेशन का जो रिवॉल्यूशन है, ये हम लाने की कोशिश करें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन डिलीवर करवाई जा सके। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, हमारे पोर्टल पर आते हैं, तो पोर्टल पर आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, सब कुछ यहाँ पर है ना। अगर आप IIT JEE के एस्पिरेंट है तो आप क्या करेंगे, आप IIT JEE वाले सेगमेंट पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके आपको पूरा IIT JEE का सेगमेंट क्लिक हो जाएगा, मतलब मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आपका अगर नीट का है तो बायो वाला सेक्शन आ जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि आपके फाउंडेशन लेक्चर्स भी यहाँ पर हैं ना, जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स चैप्टर, मतलब सब्जेक्ट वाइज चीज़ें अरेंज हैं, ऑफ कोर्स क्लास वाइज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड अलग अलग। जैसे मान लो अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो 11th स्टैंडर्ड, ये जो आपका दिखा है, आई एम रियली सॉरी, ये तो 12th है आपका, यहाँ पर ये जो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर, और यहाँ पर क्लिक करते ही आपका 11th स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स जितना भी रिकॉर्ड होता चला जा रहा है आपके सामने रखा जाएगा। ऑफ कोर्स जैसे कि अगर यहाँ पर रखा है सेट्स रिलेशन, इसके नीचे और भी चैप्टर्स हैं, जो भी चल रहा है, अभी ट्रिगो चल रहा है, आप उस लेक्चर को, जिस भी चैप्टर को एक्सपांड करेंगे, उसके सारे लेक्चर, मतलब लेक्चर DPP, चैप्टर वाइज MCQ, PYQs, आपके डाउट सॉल्विंग सेशन, आपके टेस्ट पेपर जो होंगे, आपकी हर चीज़ यहाँ रखी होगी ऑर्गेनाइज में। मतलब इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें अश्योर करते हैं कि हम डिलीवर करेंगे इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल। तो आप जिस भी लेक्चर को देखना चाहें, DPP वगैरह सब कुछ यहाँ पर है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है ना। खैर यही सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी रेप्लिकेट होती हैं, तो वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अरेंज की हुई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। खैर अगर चाहें तो आप वेबसाइट पर ही एक्सेस करिए, और यहाँ से आप देखेंगे
तो ये हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक है और इसी के नीचे आपको हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिखाई देगा। ऐसा ही एक और बटन आपको दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। वहाँ आप क्लिक करके हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस डाउट फॉरवर्ड करते वक्त छोटी सी बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपका डाउट है उसका एग्जैक्ट प्रॉपर ब्राइटनेस में, मतलब सही रिजोल्यूशन में फोटोग्राफ क्लिक करिए, उसे ठीक से क्रॉप करिए। और इस फॉर्म में जब आप डाउट फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक रिमार्क का भी ऑप्शन आता है, मतलब जब आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो वहाँ पर एक रिमार्क का ऑप्शन होगा, वहाँ आप लिख सकते हो कि उस क्वेश्चन में आपको क्या परेशानी है, किस बात ने आपको बॉदर किया, ताकि आपका डाउट टू द पॉइंट उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम करें जो आपको एग्जैक्ट इशू आ रहा है। आई होप आप ये बातें याद रखेंगे डाउट फॉरवर्ड करते वक्त। और जब आप अपना डाउट फॉरवर्ड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट, जो भी लेक्चर आप देखना चाहें बस वॉच नाउ पर क्लिक करिए। यहीं पर वेबसाइट पर आप फुल स्क्रीन मोड में बफर फ्री पूरा का पूरा लेक्चर एंजॉय कर सकते हैं। तो पूरा मॉड्यूल, पूरा कोर्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको डिलीवर की जा रही है स्टूडेंट्स। आई होप इन वीडियोस से आप कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ये आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। IIT JEE जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड और हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहें। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, चैनल पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी नया वीडियो रिलीज़ होता है, कोई भी कम्युनिटी पोस्ट आता है, कोई भी नई अपडेट आपको आती है, जब कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमसे मिस हो गया, शायद हम ये नहीं अटेंड कर पाए, तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप हमेशा अप्राइज्ड रहें इस चीज़ को लेकर, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इस वीडियो को, इन लेक्चर्स को, इन चैनल्स को, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करते रहिए ताकि हर एक स्टूडेंट इस कोर्स से बेनिफिट हो सके। आप इमेजिन करिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कितने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। तो बेशक इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सके और इस प्रोग्राम को अवेल कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।